आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीए की स्टडी डिस्कस करने वाले हैं आईपीएस पीओ मेंस के लिए। आईपीएस पीओ मेंस की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड है 30 नवंबर को। तो हमारे पास जो टोटल टाइम है वो है 40 दिन का। तो ये 40 दिन में ही आपको आईपीएस पीओ मेंस मिलने वाला है और आपको इधर कैसे जीए की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं आपको इस वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसी में आपको क्या क्या बताऊँगा। पहली चीज़ कि कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ कौन से करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से करंट अफेयर्स को हम स्किप भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमें करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए, वीकली पढ़ना चाहिए, मंथली पढ़ना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। पहले हम ये चलते हैं चर्चा करते हैं कि कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। आप सबको पता ही होगा कि बैंकिंग में जो है 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। 6 महीने करंट अफेयर्स में जो लास्ट 3 मंथ वाले करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको डीपली पढ़ना चाहिए, मतलब इन डिटेल पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट 3 मंथ रहते हैं उसको आपको डीपली नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, लेकिन कुछ टॉपिक को डीपली पढ़ना होता है और कुछ टॉपिक आप नहीं पढ़ोगे तब भी वो चल जाता है। अब इसमें कौन कौन से महीने की मैं बात कर रहा हूँ वो देखते हैं। पहले तो अगर आप आईपीएस पीयू की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का भी 25 नवंबर तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। 5 दिन पहले तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, बिकॉज पिछली बार का ट्रेंड देखे तो 5 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था और जो क्वेश्चंस आए थे वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आए। तो जिसकी वजह से एग्जामिनर को भी पता है कि करंट अफेयर्स जो है बच्चे 15 नवंबर तक पढ़ेंगे या नवंबर का छोड़ देंगे, ऊपर वाला पढ़ेंगे। तो वो क्या करते हैं कि नवंबर के करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि नवंबर 25 तक करंट अफेयर्स पढ़ना है सेफ साइड के लिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है नवंबर से तो तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं आपको 3 महीने बोल रहा था कि लास्ट 3 महीने आपको अच्छे से पढ़ने डिटेल में। वो कौन से 3 महीने? वो है सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर 25 तक। तो ये 3 महीने आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी तो अक्टूबर चल ही रहा है, तो अभी आप अक्टूबर और नवंबर आपका अभी के अभी खत्म हो जाएगा। अगर आप वीकली फॉर्म में पढ़ रहे हो, डेली फॉर्म में पढ़ रहे हो या तो मंथली फॉर्म में पढ़ रहे हो तब भी आपका अक्टूबर और नवंबर तो खत्म हो जाएगा। आपको जो खत्म करना रहेगा वो करेगा सितंबर वाला महीना पहले। जिसने अब तक तैयारी नहीं किया हो उनके लिए बता रहा हूँ। जिन्होंने ऑलरेडी आईपीएस क्लर्क के लिए तैयारी किया होगा तो उनका तो ऑलरेडी सितंबर वाला महीना कंप्लीट ही होगा, उनको बस रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप कंप्लीट नहीं होगा तो आपको पहले इसको कंप्लीट करना है। और ये कंप्लीट कब तक करना है? इसको कंप्लीट करना है आपको सितंबर वाला महीना कम से कम जो 25 सितंबर तक तो आपको इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 25 अक्टूबर तक आपको इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई मंथली पीडीएफ उठाओ, कोई मतलब नहीं बनता बैंकिंग साथी का मंथली पीडीएफ उठा रहे हो, कैसे भी उठा रहे हो, आपको कम से कम 4 दिन तो लगने वाले मंथली कवर करने के लिए। 25 से 26 तक आपको सितंबर जो है खत्म करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका क्विजेस लगाना है, क्योंकि क्विजेस से ही पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन में आपकी पकड़ बनी है और कौन से क्वेश्चन में पकड़ नहीं बनी है। जो क्वेश्चन आप पकड़ नहीं बनी है आप उसको वापस से पढ़ोगे, वापस से उसके ऊपर रिसर्च करोगे और वापस से और अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़। तो ये हो गया हमारा जो लास्ट 3 मंथ वाला स्ट्रैटेजी है कि आपने ये पढ़ लिया 26 अक्टूबर तक। उसके बाद आपका जो अक्टूबर और नवंबर वाला करंट अफेयर्स चल रहा है वो तो आप कंटिन्यू करोगे। बाकी जो जून, जुलाई और अगस्त है ये 3 महीने आपको करंट अफेयर्स कम से कम डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें डेप्थ में क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ना है आपको नेशनल और बैंकिंग। ये 2 चीज़ है जिसको आपको डेप्थ में पढ़ना है, बिकॉज यही से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बचता है और यही से अगर डेप्थ में पूछा जाता है तो यही से पूछा जाता है। तो इसको डेप्थ में पढ़ना है और इसका जो भी करंट अफेयर्स है विद क्विजेस वो आपको 10 नवंबर तक हो जानी चाहिए। उसका जो बाकी जो दिन रहेगा आपको उसमें रिवाइज करना है। अक्टूबर का महीना भी करना है, नवंबर का महीना भी करना है और जितने भी करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया ये सारे के सारे रिवाइज करना है। तो मैं इसको एक समराइज कर देता हूँ। आपकी जो लास्ट 3 मंथ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है ये 3 महीने को। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ है जून, जुलाई, अगस्त, इसमें जो डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ है वो है नेशनल और बैंकिंग। उसके बाद आपको जो है बाकी चीज़ भी रिवाइज करनी है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये लास्ट के 3 मंथ होने वाले। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हम अगर लास्ट ईयर की स्ट्रैटेजी देखें तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। ये लास्ट ईयर का पूरा पेपर है जो कि मैं आपको सेक्शन वाइज लेके आऊँगी कितने क्वेश्चन आए थे और कौन से टॉपिक से। तो अगर हम इसमें देखें तो आपको मिलेगा कि नेशनल से आपको यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
उसके स्कीम से 2 क्वेश्चन आए थे। और बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो इसमें भी टोटल 7 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वेटेज है नेशनल और बैंकिंग का, जिसके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो ये 2 पे ही करना है, नेशनल और बैंकिंग। देखिए सबसे ज़्यादा मुश्किल भी इसी को होता है पढ़ने में, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी को होता है। ये जो नेशनल और बैंकिंग है ये सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इधर से आता है। बिकॉज बाकी अगर आप अपॉइंटमेंट की बात करें या तो इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स में भी क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, मैं बाद में बात करूँगा। इंडेक्स की बात करें तो वो सारे वन लाइनर्स होते हैं मोस्टली, आप उसको एक एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। लेकिन डेप्थ में पढ़ने वाली चीज़ जो ये नेशनल और बैंकिंग ही रहता है। अब हम इधर डेट देख लेते हैं कि कौन कौन से डेट में एग्जाम, कौन कौन से डेट में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि अगर करंट अफेयर्स देख सकते हो, ये 28 अक्टूबर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आया था, 28 अक्टूबर से आया था, और एग्जाम तो बोला था 5 नवंबर को। तो कुछ 15 दिन पहले का ही ये क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 25 नवंबर तक आपको तैयार करना है। और इसमें आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो आए थे, अक्टूबर मिलेगा, सितंबर मिलेगा, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, अक्टूबर, 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 सितंबर, सितंबर। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें, जो ये वाला पेपर आया था इसमें अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से ही क्वेश्चन आए थे, जिसके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट 3 मंथ जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल में से 3 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक एंड बिजनेस में से 4 क्वेश्चन आए थे, एमयूज में से 2 क्वेश्चन आए थे। एमयूज बहुत ज़्यादा होते हैं, एमयूज सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट वाले ही याद करने होते हैं, ठीक है। और बाकी सब आप स्किप भी कर सकते हो, इसमें देख भी सकते हो कि ये वाला इंपॉर्टेंट एमयूज में आता है, क्योंकि इसमें जो पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट का पेमेंट बैंक है, उसके बारे में बताया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट एमयू है जिसके से क्वेश्चन बना था। और थर्ड ग्लोबल इनिशिएटिव लीड बाय इंडिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइफ के ऊपर जो है ये क्वेश्चन आया था। तो ये इंपॉर्टेंट एमयूज के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, तो आपको इसलिए इंपॉर्टेंट एमयूज ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे एमयूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट तक, बिकॉज 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ना बच्चों के लिए नहीं होता यार, ठीक है। टीचर्स बोल देते हैं, मैं भी बोल देता हूँ कि ये एमयू पढ़ लो, वो एमयू पढ़ लो, मेरे पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मेन थिंग इज स्टूडेंट को बहुत मुश्किल हो जाती है लास्ट में 6 महीने में इतने सारे एमयूज पढ़ने के लिए। सो बैंकिंग साथी का भी यही मोटिव है कि आपको लास्ट में, जब आप एग्जाम से 15 दिन पहले जो अल्टीमेट पीडीएफ आता है, जो हमारा अल्टीमेट मैपिंग पीडीएफ आता है, तो वहाँ पे आपको जो भी ये एमयूज है उसमें जो इंपॉर्टेंट एमयूज है वो प्रोवाइड किया जाए, जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो, ठीक है। बिकॉज मेन चीज़ होती है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, ठीक है। हम तो टीचर हैं, टीचर्स तो बोल देते हैं ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट जो देना ज़रूरी है, ठीक है, सारे टीचर्स। तो हम वही ट्राई करते हैं बैंक साथी वाले कि हम जो है कंटेंट वही प्रोवाइड करते हैं जो एग्जाम रिलेवेंट हो। उसके बाद बात करते हैं अपॉइंटमेंट की भी। तो अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन आया था, अवार्ड से एक क्वेश्चन आया था, समिट एंड इवेंट से एक क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे भी देख सकते हो सितंबर, अगस्त, सितंबर, ये से आपको दिखेगा। कुछ क्वेश्चन है जैसे कि ये इंडेक्स फरवरी से आ गया था, तो ऐसा नहीं है कि आप फरवरी से आ गया एक क्वेश्चन तो हम फरवरी पढ़ना निकल गए, ऐसा मत करना। आपको फोकस करना है किसमें, ये सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद ये सब होने के बाद जो है जून, जुलाई पढ़ लेना। बाकी डिफेंस में भी जो है आप देख सकते हो नवंबर से भी क्वेश्चन आ गया था, 5 नवंबर को एग्जाम था और नवंबर से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है नवंबर 25 तक करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स से भी देख सकते हो, डिफेंस से भी देख सकते हो, ओवरसीज ये सब बात करेंगे, ठीक है। ये सब हम अच्छे से एक बार बात करेंगे कैसे करंट अफेयर्स पढ़ने। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कैसे कवर करना है करंट अफेयर्स। सबसे ज़्यादा मन में लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हमें डेली कवर करना है, वीकली कवर करना है या मंथली कवर करना है। अब ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। अगर आप पूरे नए हो, आप बैंकिंग की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की हो जस्ट, तो आपको तो डेली के लिए ही जाना चाहिए। आप डेली के वीडियोस देखो, और मेरा देखो या कोई दूसरे टीचर का देखो जो वेल नोन टीचर है उनका देख, और आप समझ पाओगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसका इस बैंकिंग टर्म्स का क्या मतलब है। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो, पूरा बैकग्राउंड समझ सकते हो, मतलब कोई भी न्यूज़ का। अगर कोई मतलब थोड़ा तेज है, ठीक है, जिसकी मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है, अब वो कैसे समझ सकता है, जिसकी मेमोरी कैपेसिटी अच्छी है उसको वीकली करना चाहिए, और जिसकी मेमोरी कैपेसिटी और अच्छी है उसको मंथली करनी चाहिए। अब वीकली मंथली ये डिसाइड करने के लिए आपको पहले तो कॉलेज वाले दिन देखने पड़ेंगे कि आपको कोई भी चीज़ याद हो पाती थी कि नहीं। अगर आपको कोई भी चीज़ जल्दी याद हो जाती थी तो आपको मंथली पढ़ना चाहिए। अगर आपको टाइम लगता था कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए तो आपको वीकली पढ़ना चाहिए। और अगर आपको याद ही नहीं हो पाता है तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। डेली पढ़ोगे तो आप मल्टीपल रिविजन करोगे, जिसकी वजह से आपको दिल से ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है मेमोरी कैपेसिटी के ऊपर। तो अच्छी मेमोरी कैपेसिटी नहीं है तो डेली पढ़ो,
और नए स्टूडेंट हो तो डेली पढ़ो, और अगर थोड़ा भी लगता है कि वीकली से हो सकता है तो वीकली पढ़ो, क्योंकि डेली में आपका जो है टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है, आप न्यूज़ पूरा अच्छे समझ जाते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिविजन मेन है एग्जाम के लिए। आप लास्ट में जाके कब कितना ही पढ़ लो, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे जो आप डेली कंटेंट पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अगर आप नए हो तब पढ़ो, वीक मेमोरी कैपेसिटी कम है तब पढ़ो, नहीं तो आप वीकली या तो मंथली में जा सकते हो। सबसे बेस्ट होता है वीकली पढ़ना, बिकॉज वीकली में क्या रहता है कि आपका लास्ट में लोड भी नहीं आता, आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हो, और जो करंट अफेयर्स है वीकली पढ़ने में वो हेल्प हो जाती है। ठीक है, वीकली पढ़ना इसका ये नहीं कि आप लास्ट में वीकली पीडीएफ लेके बैठ जाओ उसको रिवाइज करो, आपको मंथली पीडीएफ ही पढ़ना है। ये रिवीजन में लास्ट में मंथली पीडीएफ हेल्प करता है एज कम्पेयर टू वीकली, तो अब मंथली पीडीएफ की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो समझ आ गया हो कि कौन से स्टूडेंट को क्या पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक्स पे। अब टॉपिक वाइज समझते हैं कि कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक जो है आप स्किप भी कर सकते हो। देखिए, वापस मैं आपको टेबल में ले चलता हूँ जिसके साथ आपको समझने में हेल्प होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये नेशनल और बैंकिंग ही होता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये दोनों टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है, ये दोनों टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। उसका स्कीम्स भी पढ़नी है, स्कीम्स अभी के जो रिसेंट न्यूज़ में आ रहे हैं वो पढ़ना है, इसके साथ जो प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद एक आती है इकोनॉमिक्स और बिजनेस में जीडीपी प्रेडिक्शन। जीडीपी प्रेडिक्शन अभी मत पढ़ना, जीडीपी प्रेडिक्शन जो है एक बार में ही जब एग्ज़ाम आने वाला होगा 15 दिन पहले ही जो भी जीडीपी प्रेडिक्शन है वो पढ़ना, बिकॉज जीडीपी प्रेडिक्शन में जो भी कंपनी है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज करते रहते हैं मंथ टू मंथ, तो आपको इसलिए एक ही बार में उसको ख़त्म करना है जीडीपी प्रेडिक्शन ये सब। और बाकी जो इकोनॉमिक एंड बिजनेस है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको पढ़ना है, बट डिटेल में नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तब भी चल जाएगा। उसका लोग बोलते हैं कि जीएसटी पढ़ना चाहिए ना, हर कोई बोलता है जीएसटी पढ़ाता रहता है। अब जीएसटी में भी क्वेश्चंस हर बार नहीं बनते, वो तभी बनते हैं जब कभी हाईएस्ट जीएसटी से कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो, हाईएस्ट जीएसटी पूछा गया था तो इसी के लिए ये इस पर क्वेश्चन बना था। अगर कभी हाईएस्ट जीएसटी हो गया, हाईएस्ट WPI हो गया, हाईएस्ट CPI हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तभी आपको पढ़ना है। वैसे हर महीने पढ़ के कुछ मतलब नहीं बनता, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, और पूछा गया भी तो एक क्वेश्चन बनेगा, उसमें आपको टोटल 12-12 महीने इतने बड़े बड़े नंबर्स, इतने बड़े बड़े डेटा याद रख के कोई मतलब नहीं बनता, उसको सीधे स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल बहुत ईजी होता है पढ़ना, बहुत कम न्यूज़ ही होते हैं, तो उसको भी अच्छे से कवर कर लेना। MUs और एग्रीमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि MUs और एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको इधर सेलेक्टिवली पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, बाकी सब आपको स्किप करना है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लो और एग्जाम में वही पढ़ के जाना, क्योंकि ज़्यादा चांस होगा कि वही पूछा जाएगा। लेकिन कभी एग्जामिनर का अगर मान लीजिए कि दिमाग ख़राब हो गया तो वो कुछ उल्टा पुल्टा MU भी दे सकता है, तो वो तो आपको स्किप ही करना है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट तो ईजी होता है, तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है उसी को कवर करना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट MUs में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन से आता है अपॉइंटमेंट के, तो आपको इसको भी कवर करना है। अवार्ड की बात करें तो अवार्ड में कभी कभी ईजी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी डीप में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको अवार्ड में थोड़ा डीपली पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अवार्ड पढ़ लिया किसको मिला है, वो उसके साथ क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी पढ़ना है, बिकॉज उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, और क्राइटेरिया के साथ उस अवार्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। उसका समिट एंड इवेंट की बात करें तो समिट और इवेंट आपको जो भी PDF मिलता है मंथली PDF, इसको भी आपको ये से कवर करना है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें मीटिंग एंड कमेटी, मीटिंग एंड कमेटी में भी एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, तो ये भी ईजी होता है, तो आपको इसको भी पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ये सब आपको ऊपर से पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। MUs अवार्ड पर थोड़ा डीपली पढ़ना है, बाकी समिट मीटिंग अपॉइंटमेंट ये सब आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडेक्सेस से डीप में क्वेश्चन आता है, ठीक है, थोड़ा सा, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से कवर करना है। डिफेंस में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वैसे बनते हैं, और कभी कभी जो है ऊपर ऊपर से पूछा जाता है और कभी कभी डेप्थ में पूछा जाता है, तो आपको इसलिए डिफेंस को ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि आप डेप्थ में कितना पढ़ लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि आप उसको आंसर नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता, कोई भी PDF पढ़ के चले जाए वो नहीं कर पाता, तो इसलिए आपको इसको ऊपर ऊपर से पढ़ने ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एक रेंज नहीं पढ़ना, हर एक मिसाइल का कितना रेंज है, ठीक है, वो सब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मोस्टली जो ऊपर ऊपर से न्यूज़ दिया रहता है वही पढ़ो, ज़्यादा डिप में मत जाओ, ज़्यादा प्रेशर मत लो, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक से भी 1 से 2 क्वेश्चन से आते हैं, इसमें भी आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है। स्पोर्ट्स से भी आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ओवरचीज, ये जो इंपॉर्टेंट ओवरचीज होती है ना, यही से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जैसे रतन टाटा जी है, रतन टाटा सर है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनना, इनके ऊपर बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, बाकी नहीं, इतना चांस नहीं बनता। एक चीज़ मैं भूल गया, जैसे स्पोर्ट्स में भी जो रिटायरमेंट वाला रहता है ना,
कि ये रिटायरमेंट हो गया, ये रिटायरमेंट हो गया, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रिटायरमेंट्स होते हैं वही पढ़ना होता है। जैसे कि अभी दीपा जो जिम्नास्टिक करती है वो रिटायरमेंट हुए, तो उनके ऊपर पढ़ना है, उनके ऊपर जो भी उनका करियर है उसके ऊपर पढ़ना है, क्या क्या अवार्ड मिला है वो पढ़ना है, वो सब इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जो राफेल नडाल है वो भी रिटायर्ड हुए, तो उनके ऊपर ही पढ़ना है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनल्स है। इनको उनके जो भी करियर है उनके ऊपर पढ़ना है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। बाकी अगर कोई डिफरेंट जो मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है वो अगर रिटायर हो रहे तो वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में चक्कर ये होता है कि बोलते तो है इंपॉर्टेंट डेट, लेकिन इंपॉर्टेंट डेज में इंपॉर्टेंट सारे के सारे डेज इंपॉर्टेंट कर देते हैं। टोटल महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में आपको जो भी PDF दे रहा है तो वो क्या करता है कि 30 दिन में आपको 30 दिन जो है इंपॉर्टेंट डेज दे देता है। टोटल देखे तो 240 इंपॉर्टेंट डेज 6 महीने में आपको पढ़ने होते हैं, उसके साथ आपको थीम भी पढ़ना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 240 दिन जो है पढ़ के जाओ। मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जो GA में स्ट्रॉन्ग है, मेरा काम है इनको स्ट्रॉन्ग करवाना। जो कमज़ोर है, बिलो एवरेज है, या तो GA का जिसका GA कमज़ोर है, उन्हीं के लिए मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ और उन्हीं के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, मैं उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ, पहले मैं बताया था वो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी GA में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो जो मतलब 300 पेज तक मंथली का PDF पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो। जिनको मुश्किल होता है, इवन जो 100 पेज वाला जो PDF आता है या 300 पेज वाला PDF है वो पढ़ने में मुश्किल होती है, मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और ये मेरा काम रहना है, ये बैच साथी का काम रहना है कि आपको भी सेम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और सेम मार्क्स मिले जो एक 300 पेज वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके बराबर। ठीक है, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट ऐसा मिले कि जो 300 पेज पढ़ रहा है उसके बराबर आप स्कोर कर पाओ। तो मेरा और बैंक साथी का एम यही है, और हम कंटेंट भी आपको वैसे प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर आप 300 पेज वाला कंटेंट पढ़ पा रहे हो, जो स्टडी PDF बोला जाता है या डिटेल PDF बोला जाता है, तो आप वही पढ़ो। ऐसा कंटेंट ऐसे फॉलो मत करो जो मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ। ठीक है, ये स्टडी उनके लिए जो थोड़े वीक है और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनको GA पढ़ने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट आता है ऐप एंड वेब पोर्टल। ऐप एंड वेब पोर्टल ये भी ईजी होता है, इसको भी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको ऊपर से ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया कि क्या डिटेल में पढ़ना है, क्या आपको ऊपर से पढ़ना है। अब मैंने आपको GA की स्ट्रेटजी बता दी, मैं अब आपको बताता हूँ कि GA इतना इंपॉर्टेंट क्यों है IPS PO के लिए। देखिए, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं? रीजनिंग होता है, क्वांट होता है, ठीक है, क्वांट होता है, उसके बाद एक मिनट, रीजनिंग होता है, क्वांट होता है, इंग्लिश होता है और GA होता है। GA है जो कि आपको याद करने की जरूरत पड़ती है, बाकी सब तो प्रैक्टिस है। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग और क्वांट की बात करें, तो इसमें बच्चा कितनी प्रैक्टिस कर ले, कितना भी कुछ कर ले, स्कोर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 तक ही पहुंच पाएगा, क्योंकि मेंस का पेपर होता है। और रीजनिंग और क्वांट अच्छा आता है, कभी क्वांट इजी कर देता है क्योंकि पिछली बार क्वांट इजी आ गया था, तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मोस्टली 15 से 20 तक ही हो पाता है स्कोर। मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन कोई भी 2 मार्क्स के भी होते हैं, तो स्कोर 15 से 20 तक हो पाता है, जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ, 15 से 20 तक। और मोस्टली आपके पास इतना टाइम होता है कि आप आराम से, अगर आप सही से क्वेश्चन सिलेक्शन करो तो आप इतने अटेम्प्ट तो आराम से कर लो। लेकिन इधर गेम चेंजर ये 2 सेक्शन नहीं है। गेम चेंजर जो है आपको इंग्लिश मिलेगा या तो GA मिलेगा। मैं GA का टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि GA से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंग्लिश। आप इंग्लिश अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से IPS PO इवन SBI PO तक आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में जो है डिस्क्रिप्टिव का पेपर आता है वो भी एड ऑन करते हैं मार्क्स, और इंग्लिश का अगर अच्छा है तो आप इंग्लिश के पेपर में तो अच्छा फोड़ ही सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है GA, अगर आपके GA में एवरेज स्कोर नहीं हो पा रहा है तो आप गेम से ऐसे आउट, आप एग्ज़ाम से ऐसे आउट हो अगर आपके एवरेज स्कोर नहीं हो पा रहे। जितने भी स्कोर्स हैं, आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको GA में टॉप करना है, आप अगर एवरेज स्कोर भी लेके आ पाओ और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लो तो आपका आराम से पेपर निकल जाएगा। ठीक है, हमारा तो यही काम है कि आपको टॉप से टॉप कंटेंट दिया जाए और आप टॉप से टॉप स्कोर कर पाओ। ठीक है, हमारा तो यही मोटिव है। लेकिन अगर आप GA में एवरेज स्कोर भी कर पा रहे हो, बिलो एवरेज नहीं बोल रहा, मैं एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज स्कोर भी कर पा रहे हो, और अगर आपने इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में भी आपने एवरेज स्कोर कर लिया और इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लिया, तो आप डेफिनेटली आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे। इसका मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपको इंग्लिश जो है वही आपका मेन फैक्टर है IPS PO और SBI PO में। ठीक है, जिसका भी ये इंग्लिश अच्छा है वो क्लियर कर लेगा, और जिसका नहीं है उसको जो है GA में फोकस करना पड़ेगा, मेरा यही कहना है। ठीक है, उसको GA में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा GA याद करना पड़ेगा।
और अगर जीए भी अच्छा नहीं है तो आपको रीजनिंग और कॉन्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसको आप कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो वो मुश्किल पड़ जाता है एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट मेकिंग के ऊपर। अब देखिए, नोट मेकिंग बनाना बहुत सही है, ठीक है, अच्छा रहता है नोट मेकिंग, बट नोट मेकिंग कोई स्टूडेंट को सही रहता है, किसी के लिए सही नहीं रहता। किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि 6 महीने का नोट मेकिंग कर रहे हैं और उसको बाद में याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। तो मैं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को लेके कह रहा हूँ कि आपको नोट मेकिंग नहीं करनी डेली। आपको जो पीडीएफ मिलती है उस पर आपको हाईलाइट करना है सीधा सीधा, और आपको कोई पॉइंट लगता है कि ये पॉइंट ऐड होनी चाहिए इस पीडीएफ में, तो आप उधर ही ऐड कर लीजिए। ठीक है, आजकल इतने फीचर्स आ चुके हैं कि आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, तो आप क्लिक करके कीबोर्ड के थ्रू ही आप उधर टेक्स्ट ऐड कर लो, जो भी पॉइंट आपको लगता है कि ये पॉइंट होना चाहिए था इस पीडीएफ में, तो वो ऐड कर लो और हाईलाइटर यूज करो पीडीएफ में रादर देन मेकिंग डेली नोट्स। ठीक है, सो ये था हमारा स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, और ऐसी कंटेंट देखते रहना, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कंटेंट पढ़ना है तो ज्वाइन बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो अभी के लिए मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।